हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है? तो ये लाल का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो ये आप जानते हैं, बैंगनी कलर का होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो ये फैथोमीटर से, किसे? फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील किसका प्रयोग किया जाता है? नॉटिकल मील का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पर? तो तरंगदैर्घ्य द्वारा जो है प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग का, जिसका कि सबसे कम अपवर्तनांक होगा उसी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। और बैंगनी का क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस रंग का होगा? तो बैंगनी का। चलिए, निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति निर्वात में तो कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो वो रोमर ने किया था। किसने? तो रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रोमर थे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। चलिए, आप लोगों के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी न्यू जोड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सबको लाइक कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक देख लिए ओम होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या आप कह सकते हैं मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? जो प्राथमिक रंग जो होता है वो मुख्य रूप से 3 है, जो लाल, हरा और नीला। यानी प्राथमिक 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। चलिए आगे क्वेश्चन। समान आँख के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो ये आपका हो जाए 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, ये देखिए निकट दृष्टि दोष अब बहुत कम पूछता है, उसके स्थान पे क्या पूछने लगा? मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसको अब ज़्यादातर पूछता है। तो इसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग मिशन 100 सिलेक्शन से जुड़ जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किस रूप से संचारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। किस प्रकार से? ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या संचारित, मतलब कि गमन करना, चलना। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो परिसर कितना होता है? परिसर का मतलब रेंज, यानी इसका जो है रेंज, परिसर कितना है? तरंगदैर्घ्य किसका? तो प्रकाश का कितना है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम में चाल जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर? ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगा। इसका मतलब जितना अपवर्तनांक का मतलब बताए हैं कि वो क्या होता है? मुड़ जाना। अगले ही वीडियो में बताए थे कि मुड़ जाना। जिसमें अधिक ये मुड़ाव होगा
उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। चलिए देखिए आगे, प्रकाश की सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये सूर्य क्या है? सूर्य है। किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? लाल का। किस रंग का परिकर्णन अधिक होता है? तो ये लाल का सबसे अधिक होता है परिकर्णन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किस अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। जो प्रकाश गुजरती है और जब मुड़ जाता है और उसमें इसका जो भी छाया बनता है इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा जो बनेगा आपका किधर बनेगा? पीछे। किधर बनेगा इसका प्रतिबिंब? पीछे की ओर बनेगा। समतल दर्पण में पीछे की ओर बनता है। चलिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? ये अनंत होगा। यदि दो समांतर ये दर्पण के बीच रखा जाएगा वस्तु को तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना होता है? यानी डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310। ये तीनों को याद रखना है क्योंकि अलग अलग ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में किसका? तो मानव का ताप, सामान्य ताप। आगे देखिए क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? ये विशिष्ट ऊष्मा। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर किसी को बढ़ाना है तो उसमें क्या जो भी ताप दिया जाएगा वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। चलिए, वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वार होता है। चलिए देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एसआई मात्रक वार है और दाब का जो मापा जाता है उसको किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर में। आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं किससे? तो हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व की बात करेगा तो उसको किससे मापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब इसमें दाब बढ़ा दिया जाएगा बर्फ़ में तो उसका गलनांक में क्या होगा? कमी आएगा, घट जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, यानी कहने का मतलब है कि कितना उसका टेम्परेचर पे सबसे अधिकतम घनत्व, ये घनत्व की बात कर रहा है, यानी संकुचित होता है। और न्यूनतम आयतन, यानी कि आयतन में उसका कमी आ जाता है। कितना डिग्री? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? पहले जो भी बर्तन है उसमें यदि पानी को डाल दिया जाए तो इसमें क्या होगा? जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये पानी का जो है स्तर वो नीचे की ओर आएगा और ये क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अधिकतम उसका घनत्व हो गया और न्यूनतम आयतन हो गया, यानी कि उसका नीचे की ओर स्तर गिर गया है। चलिए, वर्षा की छोटी छोटी बूंद गोल हो जाता है, कारण क्या है? इसका पृष्ठीय तनाव के कारण वो क्या होता है? वर्षा का बूंद गोल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे की ओर गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होता है। ये बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर
ये कहाँ ऊपर की ओर जाएगा तो मौसम साफ यानी दिन साफ रहने की संभावना होती है। जब नीचे की ओर धीरे धीरे तो ये वर्षा हो सकती है। जब एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, दिन साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में सामान्य मान होता है। कहता है कि दोनों में सामान्य मान को प्रदर्शित कब करेगा, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तापमान तो दोनों पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों का मान समान दिखाई देगा। चलिए सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है कितना होता है, ये 2 सेकेंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ये 2 सेकेंड होता है। चलिए आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे, जो भी न्यू जुड़ रहे हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों के बीच ला देंगे, जो कि आप लोग इससे अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान क्या होता है, 1 होता है। आवर्त और आवर्तकाल का गुणनफल का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक की बात करें तो किस में होता है, तो ये ठोस में होता है। और सबसे कम की बात करें तो वो किस में होता है, तो ये गैस में होता है। यानी ठोस और द्रव्य की यदि बात करें तो उसमें क्या होगा, द्रव में कम, ठोस में अधिक। और द्रव्य और गैस से तुलना करें तो गैस में कम तो द्रव में अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से हो गया यहाँ तक। चलिए ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो ये ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश का तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है क्या, डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की चाल जो है नॉर्मल ऐसे 760 मील प्रति घंटा होता है, या फिर इसको कह सकते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। यानी मील में कहेंगे तो 760 मील प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में 332। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, और ध्वनि का तारतम्य जो है वो निर्भर किस पर करता है, आवृत्ति पर। किस पर, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब ध्वनि की आवृत्ति अधिक तो तारतम्य क्या होगा, अधिक होगा। अच्छा, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो पतली होती है। इसका मतलब है जिसका अधिक आवृत्ति होगा उसका ध्वनि पतली होगा, यानी कि उसका तेज यानी बहुत दूर तक उसका आवाज़ जाएगा। चलिए ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारतम्य क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी ध्वनि की आवृत्ति यहाँ पर कम होगा तो तारतम्य भी क्या होगा, कम होगा। आवृत्ति वाली ध्वनि यानी कम जिसका आवृत्ति होगा उसका ध्वनि मोटा होगा। यदि बात करते हैं मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ पिंड की चाल ध्वनि की चाल के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक मैक बराबर किसके बराबर, कोई भी पिंड है उसके ध्वनि की चाल के बराबर होगा। यदि मैक का मान 2 कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल का मान क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी जितना गुना मैक होगा उतना ही गुना क्या होगा, ध्वनि का चाल हो जाएगा। यदि 3 मैक होगा तो इसका 3 गुना होगा। 4 मैक होगा तो ये 4 गुना ध्वनि की चाल होगा। कहता है यदि मैक संख्या 1 से अधिक तो पिंड की चाल क्या होता है, पराध्वनि होता है। क्या हो जाता है, पराध्वनि हो जाता है। जैसे ही मैक का मान 1 से अधिक होता है तो पिंड का चाल पराध्वनि हो जाता है। यदि मैक का संख्या 5 से अधिक होगा तो ध्वनि की चाल जो है अति पराध्वनि होगा। क्या होगा, अति पराध्वनि हो जाता है। 1 से अधिक पराध्वनि, 5 से अधिक
अति प्राध्वनि। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल जो होता है कितना हो 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितना होता है तो 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितना होता है तो 5130 मीटर पर सेकेंड। और यदि लोहे के अलावे एल्युमिनियम में पूछ लिया जाए तो उसमें जो होता है आपका 6300 कुछ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का यंत्र क्या कहलाता है? माइक्रोफोन। जो हम लोग बोलते हैं, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यदि बदल देगा तो वो किस यंत्र से? तो माइक्रोफोन की मदद से वो क्या करेगा? बदल देगा। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये हाइड्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड जो किया जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोफोन के द्वारा किया जाता है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला तंत्र क्या है? तो वो है मेगाफोन। क्या है? मेगाफोन। यानी अधिक दूरी तक यदि ले जाना है किसका? ध्वनि की चाल, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो मेगाफोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 1/10 सेकेंड रहता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितना होती है? तो 40 से 60 डेसिबल। कितना? 40 से 60 डेसिबल। 0 डिग्री पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंग के समान होता है? तो अपस्रव। ये जो हृदय का धड़कन है उसका आवृत्ति किस प्रकार का तरंग है? तो अपस्रव। आगे देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो फ्रिज वगैरह है उसका क्या कर दें? क्या दरवाज़ा को खोल के छोड़ देंगे तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करना पर दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का छड़ और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात के छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? तो 18 डिग्री। कितना होता है? 18 डिग्री। ये देखना है पृथ्वी और चुंबकीय अक्ष के बीच, दोनों के बीच का जो एक कोण बनता है कितना? 18 डिग्री का बनता है। ठोस का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण ये बनता है? मृगमरीचिका। और ये ठोस का ये चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है किस प्रकार का? अवतल लेंस की भांति करता है। ये पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। कपड़ा सूखने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करता है किस प्रकार से? किस बल पर कार्य करता है? ये अपकेंद्री बल पर आधारित है। यानी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ जाना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सूख लेना किसके कारण? ये केशिकत्व कारण। यानी लालटेन का जो बत्ती है तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है, या फिर खेत में क्या करता है किसान? वो जुताई करता है क्योंकि उसका कैपिलरी जो मोशन होता है वो टूट जाता है जिसके कारण से उसमें नमी बना रहता है। इसका मतलब ये कारण क्या है? ये केशिकत्व के कारण ये ऊपर की ओर तेल ऊपर चढ़ जाता है। चलिए, तड़ी चालक बनाया
जाता है। तड़ित चालक ये तांबे के तार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तांबे के तार से तड़ित चालक को बनाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये किसने किया था आविष्कार? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? ये अर्धचालक है। ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। 3-4 दे देता है, उसमें 3 दे देगा चालक और इसमें 1 दे देगा अर्धचालक। तो इसको याद रखना, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है? अर्धचालक है। चलिए, चुंबक का स्वतंत्र पूर्वक लटकने पर वह सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में किस ओर? उत्तर और दक्षिण की दिशा को वह प्रदर्शित करता है। चलिए, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए और जो भी न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सेशन आते रहेगा। चलिए, परमाणु बम आधारित है, किस पर आधारित है? ये परमाणु बम जो है किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम विखंडन और हाइड्रोजन बम वो संलयन, ये ध्यान में रखना है। किस सिद्धांत पे? संलयन। चलिए, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है जब कोई भी जिसमें चुंबक का गुण है, जब हथौड़ा से उसको पीटेंगे या गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकत्व गुण क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि या फिर क्या करते हैं? कार्बन 14 का इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुरानी चट्टान तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु का पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों में अंतर है। ये जीवों का अवशेष का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि, और पुराने चट्टान, जब चट्टान की बात करें या निर्जीव पदार्थ की बात कर दे तो उसमें क्या होगा? यूरेनियम डेटिंग विधि। ये किसमें? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा इसका पता लगाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के संयंत्र या नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आप देख सकते हैं कैडमियम या बोरॉन की छड़। किसका? कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जा सकता है। पहाड़ पर खाना देरी से पकता है, क्या कारण है? यहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जल का क्वथनांक घट जाता है। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कैसा कितना होता है? तो 10⁵ मीटर। नाभिक का आकार जो होता है 10⁵15 मीटर होता है। रेडियोधर्मी का आविष्कार, ये जो क्या था, किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने। रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने? हेनरी बेकुलर ने किया। ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका है ल्यूमेन और शक्ति का मात्रक है आपका वाट। क्या है? वाट है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है परावर्तन। क्या होता है? कि परावर्तन। जो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश या फिर ध्वनि जिस माध्यम में जा रहा है और उधर से अवरोध होता है और पुनः वो ध्वनि या प्रकाश क्या होता है? वापस लौट जाता है, वही होता है परावर्तन। तो पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है। तो पारा का हिमांक जो होता है ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 357 डिग्री क्वथनांक, और हिमांक कितना है? 39 डिग्री। चलिए, सूर्य के प्रकाश में परिकिरण सबसे अधिक होता है, किसका? तो बैगनी का। आप लोग देखिए पहले भी कि ये किसका जो प्रकाश जो सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? बैगनी का होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? ये आपका होगा आर्किमिडीज सिद्धांत। या आर्किमिडीज जो कि नाव का तैरना, ये सब जितना है आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। इसके कारण से आपस में दोनों क्या हो जाता है? चिपक जाता है। चलिए, गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त कौन सा दर्पण? साइड में जब कहेगा तो उत्तल दर्पण, और दांत चिकित्सक जो
प्रयोग करता है कौन सा दर्पण, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है किसके कारण, तो ये व्यतिकरण के कारण। बादल वायुमंडल में तैरता है किसके कारण, तो कम घनत्व के कारण। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रेड जॉन ने किया था। कब किया था, 1895 में। 1895 में कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का किया जाता है। किसका, कोबाल्ट 60 का। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या, नेफोस्कोप। क्या कहलाता है, नेफोस्कोप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी का स्तर में क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ा दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि ये लोलक है और इसका यदि लंबाई क्या कर दिया जाए, 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो जो जितना देर में ये अपना समय में पूरा करता था, इसका ये क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये लोलक का ये 2 गुना हो जाएगा समय। ठीक है। चलिए आगे देखें। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, यानी ये आवर्तकाल कितना होगा, तो ये 2%। ऊपर में था गुना और यहाँ पे प्रतिशत, यानी 4% बढ़ाएंगे तो 2%। वही सेम बात है, जो ऊपर में 4 गुना हो रहा था तो यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पे 4% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2%। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ये प्रतिस्थान बल कहते हैं। ये प्रतिस्थान यानी इलास्टिसिटी बल कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड मित्रों के साथ ये सेशन को शेयर करें। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आज यहीं तक।